औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद यासिर है और मैं आज से आपको आईकॉम पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का है वो पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम जो है वो इस सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे, जो इसमें मेन चैप्टर्स हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, उन चैप्टर्स की तरतीब, और फिर उसके बाद इन चैप्टर्स में इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट के हवाले से भी साथ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। सेकेंडली उसके बाद जो मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, फिर उसी सिलेबस से रिगार्डिंग मैं आपको बताता जाऊँगा कि पेपर का जो पैटर्न है, पेपर में जो क्वेश्चंस की तरतीब है वो किस तरह से होती है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम जो है वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं। तो सेम इसी तरह ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, इसमें जो है वो सिलेबस की डिटेल और पेपर पैटर्न क्या होगा, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से आगे की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो वर्ड यहाँ पर जो है वो अकाउंटिंग का जो मेंशन हुआ है, बेसिकली सब्जेक्ट आपका अकाउंटिंग का है और इसमें हमने इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है। प्रिंसिपल्स का मतलब जो उसके असूल और कवानीन हैं उनको जो है वो हम लोग देखेंगे और इसमें हम अकाउंटिंग की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। यानी आईकॉम पार्ट 1 के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरऑल तमाम कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट और एप्लीकेबल जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग का है। और आईकॉम पार्ट 1 के अंदर हमने अकाउंटिंग के हवाले से कुछ बुनियादी बातों को सीखना है, उनको समझना है। और जैसे जैसे हम आगे की फील्ड में जाते जाएंगे, जैसे कि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आईकॉम पार्ट 2 में भी अकाउंटिंग एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, फिर आगे बीकॉम है या बीबीए है या एमबीए है, आपको तकरीबन हर कॉमर्स की डिग्री के अंदर जो है वो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मिलेगा। तो इसकी इम्पॉर्टेंस और एप्लीकेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अगर हमारा आईकॉम पार्ट 1 में अकाउंटिंग का सब्जेक्ट सही है, हमें अच्छी समझ आई हुई है, हमें इसके कॉन्सेप्ट्स का पता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे अगले जो 2, 3, 4 या 5 साल की स्टडी है उसमें अकाउंटिंग हमारे लिए एक बड़ा फेवरेबल और बेहतर सब्जेक्ट होगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि जो चीज़ें आप बेसिक्स में पढ़ रहे होंगे, जो चीज़ें आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ रहे होंगे, ये चीज़ें आपकी अप्लाई हो रही होंगी पार्ट 2 के अंदर भी, यानी आईकॉम पार्ट 2 के अंदर भी, और इसी तरह से आगे जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स की क्लासेस हैं वहाँ पर भी, या कोई प्रोफेशनल डिग्री है वहाँ पर भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के मैं चैप्टर्स की बात करूँ, या इन अदर वर्ड्स आप इसको कह लें कि अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो उसकी आउटलाइन जो है वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले जस्ट एक शॉर्ट आपको आइडिया देने लगा हूँ, सिर्फ आइडिया होगा वो, अभी उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आइडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, हम लोग इसको जो है वो क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट की बेस क्या। तो बेस के वाले से जस्ट इतना याद रखें कि अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि बिजनेस के हवाले से हर तरह की जो डिटेल है वो हमें पता लगती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। उसकी अगर मैं मिसाल आपको दूं तो हम यूं कह सकते हैं कि लाइक अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में एक साल के अंदर मेरे कारोबार को प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो कितना है और उसके जो है वो कैलकुलेशंस क्या हैं, तो वो आपको जो है वो पता लगेगा अकाउंटिंग को फॉलो करने से। इसी तरह से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक मखसूस अरसे के अंदर मैंने कितने की चीज़ें ख़रीदी हैं और उनको जो है वो किस लिहाज से बेचा है, यानी कि सेल्स उनको किस लिहाज से किया है, तो आपके पास परचेज़ और सेल्स की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू पता लगती है। इसी तरह से बिज़नेस में आपको पता है इनकम, जो जिसको हम इन अदर वर्ड्स आमदनी कहते हैं, और एक्सपेंसेस जो आपके अखराजात हैं उनको भी जो है वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम बिज़नेस के इनकम और एक्सपेंसेस को भी
देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इन अदर वर्ड्स आप अगर यहाँ पर बात करो तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा होता है, उसकी बिज़नेस की मुआशी सूरत हाल का पता लगता है कि बिज़नेस इस वक्त स्टैंड कहाँ पर कर रहा है। इन अदर वर्ड्स आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप बिज़नेस के बारे में ये जानना चाहते हैं कि जी मेरी सेल्स कितनी हुई है, मैंने माल ख़रीदा कितने का था, मुझे प्रॉफिट कितने का क्या हो रहा है या लॉस क्या हो रहा है, मेरे इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं, और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि हमने लोगों से पैसे लेने कितने हैं और लोगों को पैसे देने कितने हैं। जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको हम रिसीवेबल्स कहते हैं, सिंपल अभी बता रहा हूँ, आगे इसका एक और नाम भी यूज़ होगा। और पेएबल्स हम कहते हैं उन लोगों को या उन पार्टीज़ को जिनको हमने पेमेंट करनी होती है। तो बिज़नेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आप मालूम कर सकते हैं, वो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हैं, लेकिन उनकी जो है वो कोई एप्लीकेशन नहीं है, उनको कहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते, उनको कहीं रियल वर्ल्ड में जो अगर आप देखें तो वो कहीं अप्लाई नहीं होते। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसा 100% हो। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ बिज़नेस स्टूडेंट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर बिज़नेस की, हर कारोबार की ज़रूरत है, चाहे वो एक छोटा दुकानदार हो, चाहे वो कोई पार्टनरशिप बिज़नेस हो या कोई बहुत बड़ा जो है वो कंपनी लेवल का कारोबार हो, हर जगह पर अकाउंटिंग जो है वो अप्लाई करनी ज़रूरी हो जाती है बिज़नेस के लिए, अगर कोई बिज़नेस अपने आप को जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहता है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि बिज़नेस की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हमें अकाउंटिंग के हेल्प से मिलती है, और इन्फॉर्मेशन तो नॉर्मली मिल रही होती है, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, यानी आप ये जानना चाहते हो कि प्रॉपर प्रॉफिट कितना हुआ है या एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, आपको अकाउंटिंग बताएगी। ठीक है, तो ये तो एक जस्ट मैंने एक जर्नल आइडिया आपको दिया है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम याद करते हैं, एग्जाम्स में आती है। उस डेफिनेशन के अंदर अकाउंटिंग को किस तरह डिस्क्राइब किया गया और उसके प्रोसेसेस को किस तरह बताया गया, ये हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बात दोबारा स्टार्ट करूँगा अकाउंटिंग के सिलेबस के हवाले से। अब सिलेबस में जो है वो आपके जो चैप्टर्स आ रहे होंगे, इन चैप्टर्स में सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। पहले मैं यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ जो कि आपके सिलेबस में इन चैप्टर्स की मौजूद है। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड चैप्टर आपका जो मेन चैप्टर है वो है जी बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी तरह से उससे वेरी नेक्स्ट चैप्टर, उससे जो अगला चैप्टर है वो आ जाता है कैश बुक एंड BRS। BRS बेसिकली जो है वो एक एब्रीवेशन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। इसके बारे में इंशाल्लाह जब ये चैप्टर शुरू होगा तो मैं डिटेल से इसके ऊपर फोकस करूँगा, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा बहुत ज़रूर आइडिया दूंगा कि BRS से मुराद क्या है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। नंबर 5 है जी कैपिटल एंड रेवेन्यू। एंड द लास्ट वन, आखिरी चैप्टर जो आपके सिलेबस का होगा वह है जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो टोटल आपका जो है वो सिलेबस इन 6 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। कॉलेजेस में टीचर्स जब करवाते हैं तो इसमें तरतीब कोई भी अपनी फॉलो कर सकता है, लेकिन हर जगह पर जो है वो बेसिक्स सबसे पहले आपको करवाई जाएगी, क्योंकि बेसिक जो है वो यूँ आप कह लें कि पूरे इस सब्जेक्ट का निचोड़ है। आपको जितनी अच्छी अकाउंटिंग की बेसिक्स आती होंगी उतनी ही आसान अकाउंटिंग आपको आगे की लगेगी। ना सिर्फ आईकॉम पार्ट 1 की, बल्कि इस बेसिक का बेनिफिट ये है कि आपको अगर पार्ट 1 की बेसिक आती है तो आईकॉम पार्ट 2 में या आगे ग्रेजुएशन की क्लासेस में BCom या BBA या कोई आप प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी
आपको ये बेसिक्स काम आएंगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स मेरी बात आपने ये याद रखनी है कि बेसिक्स को अच्छे तरीके से समझना है, इसके हवाले से तमाम पॉइंट्स को जो है वो देखना है। कोई आपको इशू आता है, कोई मसला आता है, तो वो आप जो है वो बिल्कुल अपने कमेंट्स दें, क्वेश्चनिंग करें, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बेसिक को अच्छे तरीके से कर लें तो आपके लिए हर चैप्टर जो है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब जब हम बेसिक्स के हवाले से बात करेंगे तो आपको शुरू के अंदर जो है ना वो तकरीबन कोई 5 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि मिलेंगे। इन चैप्टर्स को जो है वो समझ लें, मैंने इसका एक सेट बना दिया, ठीक है। इन चैप्टर्स के हवाले से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको मैं ये कहूँगा कि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये कि इस बेसिक वाले एरिया में से सवाल जो है वो नॉर्मली थ्योरेटिकल पोर्शन का ज़्यादा बन जाता है, न्यूमेरिकल का जो है वो कम आता है। तो इसमें अगर आप इस चीज़ को यूँ देखें कि जी न्यूमेरिकल पोर्शन तो इसमें से इतना बनना नहीं है, तो हम इसको जो है वो क्यों इतना ज़्यादा फोकस करें। तो मैंने आपको पहली वजह ये बता दी कि आपकी बेसिक अच्छी होगी, अकाउंटिंग अच्छी होगी। दूसरी वजह ये है कि आपकी बेसिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना, वही कॉन्सेप्ट्स अगले चैप्टर्स में अप्लाई होने वाले हैं। इसलिए आपने इसमें लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट की बात को नहीं देखना, आपने बस इसको अच्छे तरीके से समझना। अब बेसिक के चैप्टर्स को जो है वो मैं आपके साथ डिटेल से यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो बेस में आएंगे, ताकि जो है वो आपको आइडिया हो, आप अपनी बुक के साथ उसको मैच कर सकते हैं। बुक के हवाले से एक बात मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्मली जो बुक फॉलो की जाती है आईकॉम पार्ट 1 के अंदर, उनमें एक आ जाती है सुहेल अफजल की बुक एंड द सेकंड वन इज एम ए गनी। इन 2 बुक्स के अलावा भी और बुक्स मार्केट में मौजूद हैं डिफरेंट ऑथर्स की, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं एकेडमीज के अंदर जो है ये वाली बुक्स जो है वो फॉलो करते हैं, यही बुक्स जो है वो पढ़ाई जाती हैं। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर आप क्वेश्चंस को देखोगे सुहेल अफजल या एम ए गनी से अडॉप्ट किए गए हैं। लेकिन एक बात साथ ये भी बता दूं, दूसरे सिटीज़ के जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, माइट बी पॉसिबल उनके पास ये बुक अवेलेबल ना हो, किसी और ऑथर की हो। तो उसमें ये बात आप जहन में रखिएगा कि अकाउंटिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे तो उसमें चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा हो, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। उसमें जस्ट वैल्यूज़ का फ़र्क होगा, या कोई नाम एक ही जगह पे बी लिख दिया, 10,000 की जगह पर 15,000 लिख देगा। कॉन्सेप्ट्स जो है वो सेम रहेंगे, चैप्टर्स जो हैं वो सेम रहेंगे, बुक कोई भी हो। तो इसलिए आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि मेरे पास इन दोनों में से कोई एक बुक अवेलेबल नहीं है या हमारे कॉलेज में किसी और ऑथर की बुक लगाई हुई है। तो हम लोगों ने जर्नल डिस्कशन करनी है, और कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन जब हम करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कहीं से भी उसकी कर सकते हैं। तो बुक्स में जो है जनाब, ये 2 बुक्स जो है वो मेजर हैं, जिनके मैंने नाम लिख दिए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा था बेसिक्स की। तो बेसिक के अंदर जो है वो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है स्टार्टिंग के अंदर, वो अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं। टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपको हर क्वेश्चन में तकरीबन हर चैप्टर में मिल रहे होंगे। तो उन वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है, उन वर्ड्स के मीनिंग का, उन वर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, ये मैंने कॉन्सेप्ट का भी जर्नल वर्ड लिखा, तो अकाउंटिंग के कुछ ऐसे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर पूरा जो सब्जेक्ट है वो बेस करता है। तो इसलिए जो है वो हम सबसे पहले टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। जिस तरह मैथ्स में जो है वो इक्वेशंस होती हैं, इस तरह से अकाउंटिंग की भी एक अपनी इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में वहाँ पर हम जाकर डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप बुक में देखेंगे एक चैप्टर आ रहा होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जो है वो हम लोग यहाँ पर बनाने सीखते हैं। डेबिट क्या है, क्रेडिट का वर्ड क्यों यूज़ होता है, और इनके रूल्स क्या हैं। इंशाल्लाह ताला जब बेसिक्स ओपन होगी तो डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद एक चैप्टर आपका यहाँ पर आएगा जर्नल के नाम से, और एक चैप्टर आपका आएगा यहाँ पर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के नाम से। बेसिकली चैप्टर का नाम जो है वो लेजर भी हो सकता है कुछ बुक्स में, और लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के नाम से भी ये वर्ड जो है वो लिखा आ सकता है,
तो ये आपके जो 5 एरियाज़ हैं ना, ये आपके बेसिक्स में शामिल हैं। तो हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करनी है, और उससे फिर आगे चलते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन पर आएंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस करेंगे, जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, इसके ऊपर बात होगी। उसके बाद जब बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं इसका आपको आइडिया दे दूं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश बुक, फाइनल अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो बन रहा होता है। तो इट मीन्स कि टेक्निकली भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चैप्टर्स में से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऑल दो के ये जो बाकी चैप्टर मैंने लिखे, जैसा कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और कैपिटल रेवेन्यू, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें से थ्योरी बनती है ज़्यादा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से मैं बात कर रहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कंपलसरी चैप्टर है जी, पेपर में लाजमी इसमें से एक सवाल आता है। इसमें जो है वो हम बेसिकली देखते ये हैं कि उधार पर अगर मामलात हो रहे हों एक से दूसरी पार्टी के साथ, सेल और परचेज के, तो हम जो है वो उस मामले में कैश की पेमेंट और कैश की वसूली का क्या तरीकाकार रखते हैं। ये काम जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में डिटेल से समझा जाएगा। कैश बुक और बीआरएस, ये बेसिकली एक चैप्टर दिया हुआ बुक में, लेकिन दर हकीकत अगर हम देखें तो देयर आर 2 चैप्टर्स इन दिस पोर्शन, जिसमें से पहला जो है वो कैश बुक का है और सेकंड जो है उसी से रिलेटेड बीआरएस का है। यानी पेपर में अगर हम पास पेपर्स की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस आपको कैश बुक में से कभी मिलेगा और कभी आपको बीआरएस में से दे रहा होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया वैसे बीआरएस का है, लेकिन ये उतनी देर तक आप बना ही नहीं सकते, उसका क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते जब तक कैश बुक का आपको ना पता हो। तो इसका मतलब है ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो लाजम मलजूम है एक दूसरे के साथ, इसीलिए बुक में भी उसने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो कैश बुक के अंदर डेफिनेटली हम कैश के वाले से तमाम डिटेल मेंटेन करते होंगे, कैश का रिकॉर्ड रखते होंगे, कैश कितना आ रहा है, किससे आ रहा है, किस दिन आ रहा है, और कैश हम अगर दे रहे हैं किसी को तो कितना पे कर रहे हैं और किस दिन पे कर रहे हैं और किस वजह से पे कर रहे हैं। इसी तरह से BRS स्टैंड्स फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। चैप्टर का नाम आप बुक में देखेंगे तो डिटेल से लिखा हुआ है, यहाँ पर जगह के हवाले से मैं इसलिए जो है वो अभी शॉर्टली लिख रहा हूँ, आगे चलकर जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं इसका कंसेप्ट डिटेल से बताऊंगा। अभी फिलहाल जस्ट इतना समझ लें कि हमने जो पैसे बैंक में जमा करवाए होते हैं, हम पैसे बैंक से निकलवाते हैं, जमा करवाते हैं, डिफरेंट बैंक्स में हमारे अकाउंट्स होते हैं, तो बैंक वाले जो है वो अपने एंड पर जो है वो रिकॉर्ड रख रहे होते हैं हमारे पैसों का, और हम लोगों ने जो है वो अपने एंड पर बैंक में जो भी डिपॉजिट वगैरह करवाए होते हैं या विड्रॉ करवाए होते हैं उनका हमने रिकॉर्ड रखना होता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड है ये चैप्टर जी, BRS का। उसके बाद फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, इसके अंदर क्या है, ये चैप्टर बेसिकली आप यूं कह लें कि आपके बिजनेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैं पहले बता रहा था आपको कि मिलती है अकाउंटिंग से, तो फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में जो है वो आपको पता ये लग जाता है कि एक मखसूस अरसे के अंदर, अब जैसे कि 2017 की बात अगर मैं करूं तो 31 दिसंबर 2017 तक हमारे बिजनेस की आमदनी कितनी हुई है, हमारे बिजनेस के अखराजात कितने हुए हैं, इसके साथ साथ हमारे बिजनेस के हवाले से प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हमने सेल किस तरह की है, परचेज किस तरह से की है, उधार पर चीज़ें कितने की बेची हैं, कैश पर कितने की बेची हैं, हमने उधार पर खरीदी कितने की हैं और बेची किस कैश पर कितने की खरीदी हैं। तो इन चीज़ों के जो रिकॉर्डिंग है, इन चीज़ों की जो डिटेल है वो सारी हम फाइनल अकाउंट में देखते हैं। इसके अलावा हमारे बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, एसेट्स का मतलब अभी मैंने वर्ड ये यूज़ अभी कर लिया, लेकिन आगे चलकर मैं आपको पहले टर्म्स में एसेट का डिटेल मीनिंग बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो एसेट्स के असासाजात कितने हैं जिनको मैं एसेट का नाम दे रहा था, और बिजनेस में हमारे लोन्स वगैरह, बैंक से अगर कर्जा लिया हुआ है या किसी हमने पार्टी से जो है पैसे लिए हैं या हमने माल उधार पर लिया हुआ उनको पैसे देने हैं, तो वो उसकी डिटेल वगैरह क्या है, तो ये सारा जो है वो हम देखते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में। कैपिटल एंड रेवेन्यू का जो चैप्टर है ये बेसिकली टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। इसमें जो है वो हमने जस्ट ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी हमारी लेन देन है या ट्रांजैक्शंस हैं जिनका हमें लंबे अरसे के लिए फ़ायदा हो रहा है, कौन सा ऐसा लेन देन है जिसका हमें कम अरसे के लिए फ़ायदा हो रहा है, कौन सा ऐसा खर्चा है जो हमने किया और उसका फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म होने लगा है, और कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमने किए लेकिन उनका फ़ायदा जो है वो कम अरसे के लिए होगा। तो ये चीज़ जो है वो कैपिटल रेवेन्यू में देखेंगे। इसी तरह से ये मैं अभी शॉर्ट बता रहा हूँ, इसमें अब आप सिर्फ खर्चों की बात करते हैं तो इसमें आगे इनकम की भी बात हो रही है, इसमें प्रॉफिट की भी बात हो रही है, इसमें लॉस की भी बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है वो जस्ट आइडिया भी लेंगे, डिटेल उसी वक्त होगी जब चैप्टर ओपन होगा ये वाला। लास्ट में जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर है।
एरर जो है वो हम लोग ऐसी गलती को कहते हैं जो अनजाने में हो जाए। आपको इतना मालूम होगा कि जो भी हिसाब किताब कारोबारी रख रहे होते हैं एम्प्लॉइज़ कंपनियों के अंदर, बिजनेस में, उनको हम अकाउंटेंट कहते हैं। यानी जो अकाउंटिंग को बेसिकली फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग के रूल्स को, तो उसकी जो बेसिक पोस्ट है वो अकाउंटेंट की है। तो अकाउंटेंट जब सेल परचेज की, इनकम एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करता है, प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करता है, तो इंसानी गलती उससे हो सकती है। हम फ्रॉड की बात नहीं कर रहे। बेसिकली देयर आर टू वर्ड्स जो कि गलती के हवाले से यूज हो सकते हैं। एक है जी एरर, एक है फ्रॉड। फ्रॉड वो गलती होती है जो आप अनजाने में करते हैं, जो जानबूझकर करते हैं, और एरर जो है वो गलती है जो कि आपसे जो है वो अनइंटेंशनल हो, यानी कि आपको पता ना हो कि मैंने ये मिस्टेक जो है वो क्यों किया। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग आपको ये बेनिफिट देती है, अकाउंटेंट्स को बेनिफिट देती है, रिकॉर्डिंग करने वालों को बेनिफिट देती है कि जो भी आपसे एरर हुए हैं, फ्रॉड की मैं बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग में कहीं पे रिकॉर्डिंग करते हुए गलती हो गई, सेल को लिखना था 500 से लिख लिया 5000 से, किसी से पैसे लिया 1000 रुपया, लेकिन आपने लिखा कि मैंने उसे 10,000 रुपया लिया। तो इस तरह की जो छोटी मोटी गलतियां हैं ना, उन गलतियों को ठीक करने के लिए जो है वो एक चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कोई चीज़ जो है वो गलत हो, उसको ठीक करने का जो प्रोसेस है वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तो उन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है वो इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है ना वो हमारा जो है वो इंट्रो है रिगार्डिंग सिलेबस और रिगार्डिंग अकाउंटिंग। अब इसमें अकाउंटिंग के जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें आगे चलकर इंशाल्लाह आपसे मैं डिटेल से बात करूंगा इसके टर्म्स पर। अकाउंटिंग के कुछ मखसूस वर्ड्स हैं जिस तरह मैंने पहले बताया, वो कौन कौन से हैं वो हमें शुरू में समझने हैं, क्योंकि आखिरी चैप्टर तक वो वर्ड्स जो है वो यूज़ हो रहे होंगे, और फिर उसके कॉन्सेप्ट्स की बात होगी, फिर आगे पूरी बेसिक्स को देखेंगे, एट देन आफ्टर वन बाय वन हमें एक एक चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। जहाँ तक बुक के हवाले से मैंने बात की थी, तो डेफिनेटली काफ़ी बुक्स हैं मार्केट में पढ़ने के लिए। बताया मैंने कि देयर आर टू फेमस बुक्स इन विच फर्स्ट वन इज़ सुहेल अफजल और सेकेंड वाली जो है ना जी वो M.A. गनी की है। तो मैं जो है वो आपको, मेरे पास जो बुक अवेलेबल है यहाँ पर काम करवाने के वाले से, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं सुहेल अफजल और M. आरिफ चौधरी जो है, ये दो ऑथर्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं इस बुक से जो है ना वो आपको काम करवाऊँगा, लेकिन अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो वो भी चलेगी। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस पर हम बात करेंगे कि पेपर में जो है इन चैप्टर्स की क्या तरतीब होती है, इन चैप्टर्स के वाले से सवाल किस तरह से बनता है, MCQs कितने आते हैं, डेफिनेशंस कितनी आती हैं, और ओवरऑल मार्क्स पॉलिसी के ऊपर बात होगी जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।